गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ द हिंदू के करंट अफेयर्स, जिसमें कि आज हम साइंस एंड टेक के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है, न्यू टेक्निक वेलकम्स कैल्शियम 41 टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। मतलब कि अगर मैं इसको बताऊं, सो ये आपका GS3 साइंस एंड टेक का टॉपिक है। साइंस एंड टेक आज मोस्टली जितने भी टॉपिक्स रहने वाले हैं वो सारे के सारे साइंस एंड टेक के रहने वाले हैं। सो देखते हैं, जो कार्बन 14 है, मैं अगर इसके बारे में बताऊं कुछ आप लोगों को। सो कार्बन 14 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग किसी भी चीज का एज डिटरमाइन कर सकते हैं। सो जो कार्बन 14 है, ये कब आया था इन्वेंशन में? 1947 में आया था। ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन डेटिंग। और मैं अगर बताऊं तो साइंटिस्ट्स इसका यूज करके एज निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कार्बन 14 है, वो कार्बन 14 उस एलिमेंट के अंदर डाला जाता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है, और डालने के बाद ये चेक किया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है। मतलब कि अगर बात करूँ यहाँ पे वुड की, ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन 14 की वजह से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना कार्बन 14 एब्जॉर्ब हो रहा है। जितना एब्जॉर्ब होगा उसके बेसिस पे हम लोग इसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मच कार्बन 14 इट कंटेन्स। ओके, नाउ अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर इसका मेरिट भी है तो इसका डी मेरिट भी है। इसका डी मेरिट क्या है? वो है कि जो इसका हाफ लाइफ है ना स्टूडेंट्स, जो इसका हाफ लाइफ है वो 5070 ईयर्स तक की है। मतलब कि 5700 ईयर्स तक का इसका हाफ लाइफ है। मतलब कि ये 50,000 या उससे ज़्यादा के एज को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। मतलब कि इसकी एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि 50,000 ईयर्स के पहले का ये डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ये इसके कार्बन 14 की लिमिटेशन हो गई है। अब गाइज टॉपिक तो ये है, टॉपिक में एक टर्म भी डिस्कस हुआ है जो कि द हिंदू में दिया हुआ है आपका, वो है ATTA। ठीक है, इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है जो कि कहते हैं ATTA। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस। एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये मेथड है जहाँ पे कि लेज़र फ्रीक्वेंसी को ऐसे ट्यून किया जाता है, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि इट इम्पार्ट्स द सेम एनर्जी एज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन द कैल्शियम 41 शेल। मतलब कि अगर मैं बात करूं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सो कैल्शियम की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ATTA है, इसमें क्या होता है, एटम ट्रैप ट्रांजिशन एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली वो एनर्जी इंक्लूड होती है जो कि ट्रांजिशन में यूज होती है। ट्रांजिशन मतलब कि जब एक एटम, मान लेते हैं कि ये एटम है और इसके ये शेल्स हैं, ठीक है ना, इस एटम को जितनी एनर्जी चाहिए ताकि ये एक शेल से दूसरे शेल में आ सके, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनिंग एनर्जी। ठीक है, ट्रांजिशनिंग एनर्जी इसको कहते हैं। ठीक है, सो एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जहां पे कि लेजर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग ट्यून करके उसको
ऐसी जगह इम्पार्ट करते हैं जहां पे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा हो इन कैल्शियम 41। अब होता क्या है कि जो हम लोग लेज़र की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके जब हम इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं सो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रिलीजेस दिस एनर्जी। वो एटम एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी फिर रिलीज करता है, कैसे, एंड इट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, a sample is vaporized in an oven, the atoms in the vapor are laser cooled and loaded into a cage made of light and magnetic fields। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी एक फ्रीक्वेंसी लेजर की जो कि इम्पार्ट हो रही है किसी भी एटम पे, ठीक है, और वो एटम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना लिबरेट करता है, ओके, कितना लिबरेट कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ATTA। और इसी प्रोसेस की वजह से हम लोग एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। कार्बन 14 से भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इसकी क्या लिमिटेशंस है? इसकी ये लिमिटेशंस है कि यहाँ पे हम लोग कैल्शियम 41 को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कैल्शियम 41 की बात करूँ मैं अगर, सो कैल्शियम 41 की ये लिमिटेशन है कि ये 99,400 ईयर्स यहां तक के एज को डिटरमाइन कर सकता है, इसके पहले के को नहीं कर सकता। ठीक है, सो अगर देखा जाए अगर कैल्शियम 14 और कार्बन 14 में से देखा जाए, सो जो कैल्शियम 14 है वो ज्यादा बेहतर है इन डिटरमाइनिंग द एज एज कंपेयर टू योर कार्बन 14 एटम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी का टॉपिक है जो कि है साइंटिस्ट ने suggested that calcium 41 with a half life of 99,400 years, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, it is produced when cosmic rays, जो स्पेस से रेज आ रही है ना, उनको बोलते हैं हम लोग कॉस्मिक रेज। जैसे कि ये स्पेस है, ठीक है, यहाँ से जो रेज आ रही है इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। और वो जब कॉस्मिक रेज जब सॉइल में प्रेजेंट कैल्शियम या फिर जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें प्रेजेंट जो कैल्शियम है उसमें जाके जब वो टकराती हैं, ठीक है, जो कॉस्मिक रेज हैं वो टकराती हैं इन द सॉइल एंड विच इज फाउंड ऑन इन द अर्थ्स क्रस्ट, ओपनिंग द डोर टू डेटिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स एंड रॉक। ठीक है, व्हेन एन ऑर्गेनिक एंटिटी इज अलाइव, जब कोई भी ऑर्गेनिक एलिमेंट है अगर वो जिंदा है तो क्या होगा, इट्स बॉडी कीप्स एब्जॉर्बिंग एंड लूजिंग द कार्बन 14 एटम्स। ठीक है, जो बॉडी है वो लूज भी करती रहेगी और वो एब्जॉर्ब भी करती रहेगी, क्या, ये ऑर्गेनिक एटम। ठीक है, एंड व्हेन इट डाइज, जब वो खत्म हो जाती है कोई भी ऑर्गेनिक स्पीशी, देन दिस प्रोसेस स्टॉप्स। जो एब्जॉर्बिंग और जो लूजिंग का प्रोसेस है ये एक तरह से स्टॉप हो जाता है। ठीक है, एंड द एक्सटेंट ऑफ कार्बन 14 स्टार्ट्स टू डिके अवे यूजिंग द डिफरेंस बिटवीन जितना एब्जॉर्ब किया और जितना लूज किया। ठीक है, जितना एब्जॉर्ब किया जितना लूज किया उसका जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का एज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। अब मैं अगर बात करूं कैल्शियम 41 की, सो कैल्शियम 41 में ये कहा गया है कि जहां पे कि गर्म क्लाइमेट है, ठीक है, जहां पे कि आपका वार्मर क्लाइमेट है, जैसे कि ग्लेशियर्स वहां पे मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स रिट्रीट एंड व्हेन ग्लेशियर्स रिट्रीट दे अलाउ रॉक बिलो टू एक्यूमुलेट 41। मतलब कि हमें इससे ये मालूम पड़ता है कि आइस कैप्स, जो बड़े बड़े जो आइस कैप्स होते हैं उनमें कैल्शियम 41 अंदर नहीं जा सकता। तभी तो कहते हैं कि जो वार्मर क्लाइमेट है और वहां पे जब ग्लेशियर्स हैं, जब वो ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो जाते हैं तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो रॉक्स हैं ढेर सारे, उनमें जाके ये आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या, कैल्शियम 41। ठीक है, एंड इन कोल्डर क्लाइमेट द ग्लेशियर्स एडवांस एंड ब्लॉक द कैल्शियम 41। ठीक है, जहां पे कि ग्लेशियर्स होंगे, जहां पे कि ठंडा क्लाइमेट होगा, वहां पे क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम 41 है वो अंदर एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मटेरियल्स के नहीं हो पाएगा। जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो उसका हम एज डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए
कोल्डर क्लाइमेट्स में कैल्शियम 41 एब्जॉर्ब नहीं होता और वहीं वार्मर क्लाइमेट में कैल्शियम 41 एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रॉम रीचिंग द रॉक, ठीक है, दिस वे साइंटिस्ट्स होप दैट द यूज ऑफ ATTA टू स्टडी हाउ लॉन्ग सम रॉक हैज बीन कवर्ड बाय द आइस। अब जैसे कि ढेर सारे रॉक्स हैं, ठीक है, हमें मालूम है ढेर सारे रॉक्स हैं, जितने भी आइस कैप्स हैं बड़े बड़े, उनके नीचे अब ये जो आइस कैप्स है ना, ये आइस एज से चले आ रहे हैं, आइस एज से, ठीक है। सो इन रॉक में कितने सारे जेनेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं, इनमें कितने सारे ट्रैप्ड वायरसेस हो सकते हैं, मतलब कि आइस एज से पहले की बात कर रहा हूं मैं। सो उन सबको भी यहाँ पे डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ कैल्शियम 41 एलिमेंट, ठीक है। ध्यान रखने की बात यह है यहाँ पे कि कोल्डर क्लाइमेट में ये यूज हो सकता है, सॉरी कोल्ड क्लाइमेट में ये यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइस कैप्स होती हैं, आइस शीट्स की वजह से जो कैल्शियम 41 है वो उनको ब्लॉक कर देता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वार्मर क्लाइमेट की, सो जो वार्मर क्लाइमेट होता है वहां पे कैल्शियम 41 वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है और इस प्रोसेस की वजह से हम लोग किसी भी का एज निकाल सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक बार क्लियर हो गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है GS3। आज के ज़्यादातर टॉपिक GS3 से ही होने वाले हैं क्योंकि साइंस एंड टेक का टॉपिक है ना, इसीलिए। सो GS3 साइंस एंड टेक, ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू बी मेट। अभी टॉपिक आ गया आपका, इसमें आपका कंटेंट क्या आ गया? पोलियो। हम जानेंगे पोलियो के बारे में, कितनी वैक्सीन्स हैं हम ये जानेंगे, ठीक है, कितने तरह के पोलियोज होते हैं वो हम जानेंगे, कितने तरह के सब टाइप्स होते हैं हम वो जानेंगे। इसमें भी ना सब टाइप्स होते हैं ढेर सारे, सब टाइप 1, सब टाइप 2, 3, 4 ऐसे होता है, हम वो सब यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पर। सो कंटेंट है हमारा ये, द ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव, GPEI, ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव। Wild polio virus subtype 2 and subtype 3 have been successfully eradicated. अगर पूछा जाए which subtypes of polio virus have been eradicated, so they are subtype of 2 and subtype of 3. So these two subtypes have been eradicated, मतलब इनको एक तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। Now the number of wild poliovirus cases across the world, जितने भी केसेस हैं वर्ल्ड में, have sharply dropped, वो ड्रॉप हो गए हैं by more than 99.9% in the world, ठीक है। अगर बात करूं सो ऐसे मात्र 2 ही कंट्रीज हैं जो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां पे कि ओनली कंट्रीज वेयर इंडिजिनस वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 1 ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड, मतलब कि 2 ही कंट्रीज हैं जो कि है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी सब टाइप 1 जो है, सब टाइप 1 अभी भी देखा जा रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, ठीक है। नाउ अगर बात करूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरसेस, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज वैक्सीन्स। 2 तरह के होते हैं जो कि यूज होते हैं वैक्सीन्स में। पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस विच इज गिवन टू द एल्डर पीपल, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस टाइप ऑफ वायरस की, विच इज योर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, सो जो IPV के जो वैक्सीन्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पोलियो वायरस का वायरस है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी होस्ट में, होस्ट मतलब कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और ये जो वायरस है ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, दिस इज इनएक्टिवेट फॉर्म,
ठीक है। अब होगा क्या, जबकि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, सो होस्ट के अंदर जाते ही जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसके खिलाफ अपना इम्यून को डेवलप करेगा और इसके प्रति फाइट करने की कोशिश करेगा। होगा क्या, जब एक बार बॉडी में इम्यून सिस्टम जब डेवलप हो जाएगा तो बाद में बेशक से अगर ये एक्टिव वाला भी इंट्रोड्यूस हो फॉर एग्जांपल बाद में, तो भी हमारी बॉडी जानती है कि इससे कैसे फाइट करना है। सो ये बेसिकली प्रोसेस होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स का। इसमें क्या होता है कि डेड फॉर्म ऑफ या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ, डेड फॉर्म या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म को यूज किया जाता है वायरस में और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और उसके बाद ह्यूमन बॉडी अपने आप से इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है ताकि फ्यूचर में वो अगर वायरस आए तो हमारी बॉडी को पता हो कि उससे फाइट कैसे करना है। ठीक है। नाउ अगर बात करूं इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरसेस की, सो इस तरह का जो वैक्सीन होता है ये यूएसए में यूज हो रहा है सिंस 2000। ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं सो दूसरा है आपका ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन विच इज योर ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि ये जो वैक्सीन है ना ये आज पूरे विश्व में यूज हो रहा है। सो ये एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो कि पूरे विश्व में यूज हो रही है। ठीक है। सो अगर पूछा जाए कि कितने तरह के वैक्सीन होते हैं पोलियो वायरसेस हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन इन योर पोलियो वायरस। फर्स्ट बीइंग द इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, सेकंड वन इज ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन विच इज योर ओपीवी वायरस वैक्सीन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ह्यूमन शील्ड इफेक्ट। ह्यूमन शील्ड इफेक्ट ये टॉपिक आपका वंस अगेन GS3 से लिंक हो रहा है। ये मरीन इकोसिस्टम में टॉपिक आता है। ये आपका मरीन इकोसिस्टम या तो कह सकते हैं कि क्लाइमेट, ठीक है, या तो एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट, मैरीन, क्लाइमेट। सो इन सब में टॉपिक लिंक होकर GS3 में आता है। देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। सो टॉपिक है हमारा अबाउट ह्यूमन शील्ड इफेक्ट। ये एक्चुअली में होता क्या है। सो इसको जानने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट अ टर्म विच इज कॉल्ड मीसोप्रेडेटर। सो व्हाट आर मीसोप्रेडेटर? सो अ मीसोप्रेडेटर इज अ प्रेडेटर which occupies a mid-ranking trophic level in a food web। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ सो टाइप ऑफ एग्जाम्पल ये है कि फिश है, ठीक है, ये मतलब कि ये बड़ी मछली है, ये उससे छोटी मछली है और ये सबसे छोटी मछलियाँ हैं। सो होता क्या है कि जो लार्ज फिशेस हैं वो मिड फिशेस को खाएंगी और ये जो है इनको खाएंगी। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। नाउ होता क्या है कि जो मिड लेवल के जो होते हैं ना इनको हम लोग बोलते हैं मीसोप्रेडेटर्स। ठीक है। वी कॉल देम एज मीसोप्रेडेटर्स। सो दीज स्पीशीज जो बीच में आती हैं दीज आर नोन एज मीसोप्रेडेटर्स। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी बात करूं सो दे आर द मीडियम साइज्ड कार्निवोरस स्पीशीज। अब ये जरूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके फिशेज में ही हो, या आपकी एनिमल्स में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लायंस हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एनिमल हो गया, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर बात करूं मीसोप्रेडेटर्स की, सो दे आर द मीडियम साइज्ड कार्निवोरस स्पीशीज। मीसोप्रेडेटर्स लाइक coyotes and bobcats tend to move into human dominated areas to avoid predation by the larger carnivores। मतलब क्या हुआ कि 2 तरह के यहाँ पे मीसोप्रेडेटर्स के बारे में बात की गई है। पहला है कोयोट्स, दूसरा है बॉबकैट्स। ठीक है। बॉबकैट्स एंड कोयोट्स आर योर मीसोप्रेडेटर्स। ओके। नाउ क्या होता है कि जितने भी मीसोप्रेडेटर्स हैं वो आके ह्यूमन डोमेन में आके ठहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
ताकि वो लोग जो उनसे ऊपर की जो है साइकिल में, जिनको बोलते हैं एपेक्स, जिनको बोलते हैं एपेक्स प्रेडेटर्स, एपेक्स प्रेडेटर्स, इनसे ये बच सके, इनको बोलते हैं हम लोग एपेक्स प्रेडेटर्स, जो सबसे टॉप पे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं बॉब कैट और कोयोट्स की, सो इनके ऊपर आई थिंक लायन हो सकता है, इनके ऊपर जैगुआर हो सकता है, इनके ऊपर वो एनिमल्स हो सकते हैं जो इनको खा सकते हैं। सो ह्यूमन शील्ड इफेक्ट ये कहती है, जो ह्यूमन शील्ड इफेक्ट होती है वो ये कहती है कि ऐसे एनिमल्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसी स्पीशीज जो कि आती हैं आपके मीसोप्रेडेटर्स में, और वो जाकर अगर ह्यूमन डोमेन में जाकर रहने लगे तो इससे होगा क्या कि जो एपेक्स स्पीशीज हैं वो इनको खा नहीं पाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये यहाँ पे फूड चेन में हिंड्रेंस पैदा करने की बात कर रहा है, ठीक है। सो ह्यूमन शील्ड इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस वेयर द मीसोप्रेडेटर्स tries to escape from the apex predators and lives within the parameters of humans settlement, ठीक है। जहाँ पे कि ह्यूमंस रहते हैं, अगर वहाँ पे जाके ये जो मीसो प्रेडेटर्स हैं जाके वो सेटल डाउन हो जाए तो जो एपेक्स वाले प्रेडेटर्स हैं उनसे ये बच सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन शील्ड इफेक्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ह्यूमन शील्ड इफेक्ट क्या है, सो दिस इज लिंक्ड विथ योर फूड चेन एंड फूड साइकिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका द हिंदू में पब्लिश हुआ था संडे में, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आ रहा है हमारा विच इज लिंक्ड वंस अगेन विथ योर GS3। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इन योर इकोलॉजी में, ठीक है। देखते हैं क्या है। न्यूज आ रही है दैट एनालिसिस रिवील्स डिक्लाइन इन द लेक वाटर शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जो लेक वाटर है वो विश्व भर में कम होने की प्रोसेस में आ चुका है, कम होने की कगार पर आ चुका है। नाउ अगर बात करूं मैं न्यूज़ की, सो देयर इज अ कंटिन्यूअस श्रिंकेज ऑफ लेक्स ड्यू टू ह्यूमंस एंड रिलेटेड क्लाइमेट चेंज और ह्यूमंस की जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो लेक्स हैं, चाहे वो मैन मेड लेक हो चाहे वो नेचुरल लेक हो, इन दोनों में श्रिंकेज देखी गई है। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स एंड सरफेस वाटर could not be more emphasized as they hold utmost importance in the hydrological cycle as well as in balancing the ecosystem। मतलब कि इसका ये मतलब हुआ कि लेक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर योर हाइड्रोलॉजिकल एज वेल एज इन योर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। कैसे देखते हैं, देयर इज अ अफेक्ट कॉल्ड हीट डोम अफेक्ट। अगर आप लोगों ने पिछले 2 से 3 साल का द हिंदू अच्छे से अगर पढ़ा हो, सो उसमें एक टॉपिक आया हुआ था, मुझे याद है आज भी, विच इज कॉल्ड एज हीट डोम इफेक्ट। हीट डोम इफेक्ट, इसमें होता क्या है कि कोई भी एरिया, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स है बहुत सारी, और होता क्या है कि ड्यू टू कॉन्क्रीटाइजेशन, मतलब कि जहाँ पे कि भारी मात्रा में कंक्रीट का यूज हुआ हो और वहाँ पे कोई पैसेज ना हो एयर वाटर का, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्क्रीटाइजेशन। जहाँ पे कि वाटर का निकलने की जगह ना हो,
हम लोग देखते हैं, आप और हम में से कितने लोग गुड़गांव में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हमने देखा होगा कि वहाँ पे मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, 2 बूंद बारिश क्या आ गई और पूरा जो गुरुग्राम है वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात कि कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से होता क्या है कि पानी के निकलने का रास्ता नहीं हो पाता, पहली चीज। दूसरी चीज हीट, अगर मैं सन की बात करूं, सो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। अब आसपास पेड़ पौधे तो है नहीं जो हीट को जो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। सो होता क्या है कि दिस एक्चुअली बर्न्स, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर कभी आप लोग 12 बजे की धूप में देखेंगे तो जो रोड है ना वो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा कि आप लोग उस पर पैर रख नहीं पाओगे, इतना गर्म होता है वो। सो वही कंसेप्ट अगर बड़ी जगह में हो जाए जहां पे कि बिल्कुल पेड़ पौधे ना हो, सो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक तरह का डोम बन जाता है, वहां पे एक तरह का डोम बन जाता है, ठीक है। दिस इज एन इमेजिनरी डोम, ठीक है, डोम बन जाता है और यहां पे बहुत ज्यादा हीट कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। हीट कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि दिस क्रिएट्स योर हीट डोम इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हीट डोम इफेक्ट, ठीक है। नाउ अगर देखा जाए तो ऐसा क्यों होता है, पहला रीजन कि ड्यू टू हैवी डिफॉरेस्टेशन। हम लोग जानते हैं कि जितना हम लोग पेड़ को लगाएंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, उतना ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करता है, उतना ज़्यादा वो आसपास ठंडक रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारी इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से अगर ड्रेनेज सिस्टम ना रहे, सो जो वाटर है वो बाहर में लाई डाउन रहता है, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात करूं मैं अगर, सो थर्ड है आपका ये जो बात हो रही है न्यूज में, विच इज योर लेक वाटर। अब देखते हैं कि ड्यू टू दी कॉन्क्रीटाइजेशन एंड ड्यू टू हैवी अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देयर शुड बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ वेल बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी। मतलब कि हम लोगों को ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, हम लोगों को ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर ध्यान ना देकर हमें ओवरऑल क्लाइमेट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, ठीक है। यहां पे इकोनॉमी और इकोलॉजी का वेल बैलेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहां पे ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे वही चीज होगी कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसके बढ़ने के कारणवश क्या होगा कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा वहां पे कटते रहेंगे, ठीक है, और उस वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। सो होना क्या चाहिए, होना चाहिए आपका क्लाइमेट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, मतलब कि क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक आपके सामने फोटो लगी हुई है, ठीक है, ये न्यूज़ है, ये एक फोटो है, ठीक है। यहाँ पेड़ है, यहाँ पे लेक है, पहाड़ है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ह्यूमन चाहे तो यहाँ पे इसको पूरा लैंड बना सकता है, ये इन पेड़ पौधों को काट के यहाँ पे लैंड बना सकता है और बड़ी बड़ी यहाँ पे हाई राइजिंग भी बना सकता है। लेकिन होगा क्या, बन तो जाएंगे नो डाउट, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि इससे फिर यहाँ पे हीट डोम इफेक्ट को देखने को मिलेगा, ये चीज, ठीक है, वहां देखने को मिलेंगी। और इससे क्या होगा कि इससे आपका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक मेन रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं हीट डोम इफेक्ट, ठीक है। और इसी की वजह से देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लेक की शॉर्टेज भी हो रही है, ठीक है। क्या होता अगर हम लोग
जितने भी अर्बनाइजेशन में हम लोग पार्ट ले रहे हैं, हम लोग जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को इकोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप और हम अच्छे से रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी हो गया, फिर आपका ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका क्लाइमेट ड्रिवन डेवलपमेंट हो गया। ये सब कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका फेट ऑफ अर्थ, ठीक है, ये आपका टॉपिक लिंक हो रहा है, क्या हो गया, GS3 स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में एक सब टॉपिक आपका है जो कि आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो ये टॉपिक इससे लिंक हो रहा है, देखते हैं टॉपिक क्या है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, इस पे आने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री कि यहाँ पे टॉपिक पे चल क्या रहा है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये स्टार है, ठीक है, ये एक स्टार है। अब आप लोग को मालूम है कि जो सन है वो भी एक तरह का स्टार है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब ये जो स्टार है ना गाइस, ये स्टार का दो होता है फेट, या तो ये इतना ज़्यादा इनॉर्मस हो जाए कि ये अपने ही मास में ये कोलैप्स कर जाए, ठीक है, इट विल कोलैप्स, ठीक है, या तो ये एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। दो होते हैं इसके, ठीक है, और आगे जाके ये बन जाएगा फिर ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। होता क्या है कि स्टार का ये फेट है कि वो कोलैप्स कर जाए या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनके वो लास्ट में ब्लैक होल बन जाए, ठीक है। हो क्या रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, न्यूज में आपका ये आ रहा है कि देखो जो ये सन है ना, दिस विल टाइम के साथ साथ ये अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, ठीक है, ये अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और साइज गेन करता रहेगा, साइज गेन करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये कुछ जैसे कि कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होगा कि इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सन के पास में ही हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ भी है यहाँ पे, है ना, आपको पता है अर्थ भी है, और जो अर्थ है दिस इज द मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। नाउ हमें, अच्छा, इसको जो बोलते हैं ना, इस जोन को बोलते हैं हम लोग गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन, ठीक है, ऐसा जोन जहां पे कि जो हैबिटेबल कंडीशन है वो प्रिवेल करे, उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे जो सन का साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा, एक टाइम आएगा जहां पे कि जो अर्थ है वो सन इसको एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। अब ये आजकल में नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं कल सन इतना बड़ा हो गया और आज अर्थ है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो रही है आप क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ये कल ही हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़ यही है कि सन का फेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना बड़ा होगा, और स्टडी ये कह रही है कि इतना बड़ा भी हो सकता है सन, लास्ट में जाके इसकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और जिसका साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। और इसके कारणवश क्या होगा कि जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ एनगल्फ भी कर सकता है, ठीक है, इतना क्लियर है।
सो ये था आपका न्यूज अबाउट योर सन। टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूज थोड़ा सा और क्या है इसमें। सो एज अ स्टार सन रन्स आउट ऑफ फ्यूल, इट विल बिलो आउट a million times its original size engulfing any matter। वही चीज जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी है कि जैसे जैसे जो स्टार है उसका जो एज है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी कम होती जाएगी। ये एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर कि टाइम के साथ साथ किसी की भी एनर्जी कम होती रहती है एज के साथ साथ, ठीक है। So as the age passes, the energy becomes low. So यहाँ पे स्टार की बात हो रही है। So even planets भी, जो अर्थ है, ठीक है, जैसे कि मार्स है, वीनस है, इनकी भी एक एज है। हर एक चीज की इस ब्रह्मांड में एक एज होती है, ठीक है, हर एक चीज की। Now scientists have observed that hints of stars before and shortly after the act of consuming entire planet. They have never caught one in act, ठीक है। The planetary demise appears to have taken place in the own galaxy. So यही बात की गई है कि कैसे कोई स्टार अपने आप में किसी भी प्लैनेट को एनगल्फ कर सकता है समय के साथ साथ, ठीक है। So अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आने वाले टाइम में जैसे कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्लैनेट की कंडीशंस क्या होगी, जो स्टार्स हैं उनकी कंडीशंस क्या होगी, सो आप लोग को बेसिक जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, GS3 साइंस एंड टेक का टॉपिक है ये आपका। देखते हैं, नोवेल होस्ट डायरेक्टेड मॉलिक्यूल्स ब्लंट SARS-CoV-2 इन्फ्लुएंजा वायरस। सो ये आपका टॉपिक निकल के आता है जो आपके द हिंदू में दिया हुआ है संडे के पेपर में। नाउ देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। सो रिसेंटली अभी ये स्टडी की गई है कि वायरस और इन्फ्लुएंजास को रोकने के लिए एक तरह का मॉलिक्यूल डेवलप किया गया है 2 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। नाउ ये मॉलिक्यूल काम कैसे करता है, ये मॉलिक्यूल बनाया कैसे जाता है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो आज तक पहले इससे पहले देखा क्यों नहीं गया। सो ये 3 चीज़ें हैं मेन। देखते हैं कि क्या होता है। सो टू सिंथेसाइज स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट कैन इफेक्टिवली हॉल्ट द infection by cells of SARS-CoV-2, ठीक है, and influenza virus by targeting the hosts। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से जो SARS-CoV-2 और जो इन्फ्लुएंजा के जो वायरस हैं उनको हम लोग एक तरह से ब्लॉक कर सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो बढ़े ना, ठीक है। नाउ in place of antivirus that directly target the virus, the team, मतलब कि जो टीम है उन्होंने ये चीज देखी है at ISER मोहाली and IIT रूपड़ attempted the host directed therapy HDT which is your host directed therapy, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। सो देखते हैं, HDT एक ऐसी थेरेपी है जहां पे कि जो होस्ट है, द होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी, वेयर द चैलेंज इज दैट द मॉलिक्यूल्स कैन वेरी ऑफन टर्न आउट टू बी टॉक्सिक टू द होस्ट सेल्स। मतलब कि क्या इसका मतलब हुआ, देखते हैं। देखिए, जैसे कि ये मान लेते हैं ये SARS-CoV-2 का वायरस है,
जैसे कि दिस इज द वायरस ऑफ योर SARS-CoV-2, ठीक है। नाउ होता क्या है कि ये इसके स्पाइक प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। नाउ होता ये है कि अब ये अगर जाके होस्ट सेल जो कि ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम लोग ACE2 रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर ये जाके इसमें जाके स्टिक हो जाए, स्टिक होने के बाद क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई करेगा, 1 का 2 बनेगा और 2 का फिर ये 4 मल्टीप्लाई होते रहेगा, और इस वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो इन्फेक्ट हो जाती है पूरे वायरस की चपेट में आकर। नाउ कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल डेवलप किया गया है जिसके तहत अगर हम ये मॉलिक्यूल अगर हम लोग इंजेक्ट कर दें, सो ये फर्दर मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है ना गाइस यहाँ पे, इस मल्टीप्लिकेशन को ये मॉलिक्यूल रोक सकता है एक तरह से, ठीक है। ये न्यूज आ रही है। सो ऐसा क्या क्या हो सकता है, ऐसा इन्फेक्शन सेल्स बाय SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा वायरसेस, मतलब कि जो भी वायरस है इन्फ्लुएंजा के और SARS-CoV-2 के, इन दोनों के जो भी हैं इनके मल्टीप्लिकेशंस को रोका जा सकता है, ठीक है। नाउ अगर इसकी जितनी अच्छाइयां हैं उतनी बुराइयां भी हैं, देखते हैं इसके डीमेरिट्स क्या है पहले। सो अगर मैं बात करूं इसके डीमेरिट्स की, सो डीमेरिट्स है इसके क्या कि इट कैन टर्न आउट टू बी टॉक्सिक एज वेल। टॉक्सिक कैसे, क्योंकि देखिए हर एक बॉडी अपने अपने ढंग में बिहेव करती है, आपकी बॉडी है, किसी और की बॉडी है या मेरी बॉडी है। सो हर एक बॉडी का अपना अलग अलग फंक्शन है, अपने अलग अलग उसके इम्यून सिस्टम है। नाउ इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि जो भी इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से हर एक बॉडी का, जैसे कि बॉडी 1, बॉडी 2 एंड बॉडी 3, सो हर एक बॉडी का अपना अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि कौन सा मॉलिक्यूल किस बॉडी में कैसा बिहेव करेगा। सो इट माइट, ऐसा कहा जा रहा है कि ये टॉक्सिक भी प्रूव हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन बाय विच द स्टडी हैज बिन डन कि बहुत सारी बॉडी में ये अभी टेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं मेन कंटेंट की, सो कंटेंट आपका आता है यहाँ पे HDT विच इज योर यहाँ पे लिखा है देखिए, होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी, ठीक है। नाउ अगर बात करूं आज तक ऐसा कोई भी अप्रूव्ड होस्ट डायरेक्टेड ड्रग नहीं आया है मार्केट में जो कि SARS-CoV-2 या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए काम करे, ठीक है। और देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस है और जो SARS-CoV-2 का वायरस है उनके प्रति ये जो HDT की जो थेरेपी है वो 95% इफेक्टिव है, ठीक है, वो आपकी 95% इफेक्टिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए वो जो मॉलिक्यूल था ना जिसके बारे में बात कर रहा था, वो मॉलिक्यूल आपका है ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग DPUD। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स। क्या मतलब है इसका? डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, मतलब कि ऐसे यूरिया जिसके उसके डेरिवेटिव्स हों। और अगर मैं इसका आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं सो ये कुछ आपका ऐसा बनेगा। यहां पे दिया है, देखिए कहां लिखा है, हाँ ये रहा, 1,3 डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा आप लोग का। ये बन गया आपका बेंजीन, ये उसकी बन गई रेजोनेंस का, बन गया दूसरा बेंजीन, ये बन गया उसका रेजोनेंस, ये बन गया N, बन गया H,
ये बन गया N, ये बन गया सिंगल बॉन्ड H और ये डबल बॉन्ड O। सो कुछ ऐसा होता है आपका 1,3 डाइल फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स। और इसी को अगर हम लोग इंजेक्ट कर दें ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल को हम लोग अगर इंजेक्ट कर दें ह्यूमन बॉडी में, सो देखा ये जा रहा है कि इट इज एबल टू ब्लॉक, ये ब्लॉक करने में एबल है क्या, बोथ दोनों, क्या क्या, SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा वायरसेस को ब्लॉक करने में ये सक्षम है, ठीक है। और इन्फेक्शन बाय ऑलमोस्ट 100% इन द सेल्स विदाउट बीइंग टॉक्सिक टू द सेल्स। अब ये भी देखा जा रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर बॉडी में अगर बात करें, सो उस पर्टिकुलर बॉडी में 100% सेल्स हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं विदाउट बीइंग टॉक्सिक, ठीक है। अगर बात करूं DPUD की, ये चूंकि न्यूज में है सो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। सो डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली अ कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन होता है, ठीक है, कलरलेस सॉलिड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसमिडेशन ऑफ यूरिया विथ एनालाइन, ठीक है। यहाँ पे यूरिया प्लस एनालाइन को मिलाकर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं DPU की, सो ये जो डाइफिनाइल यूरिया है ना गाइस, ये बेसिकली एक आपका साइटोकिनिन है। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है आपका, ठीक है। ये जो DPUD है ना, ये आपका प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, दैट इंड्यूसेस फ्लावर डेवलपमेंट। और इसी DPUD की वजह से जो फ्लावर है वो डेवलप होता है, ठीक है। नाउ अगर बात करूं ये कहां पाया जाता है, मतलब और कहां कहां मिलता है ये, सो इट अकर्स इन द कोकोनट मिल्क एज वेल, ठीक है। ये जो डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव है ये कोकोनट मिल्क और प्लांट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। सो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम टॉपिक है वही वाला, दीज मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, यहां बात हो रही है DPUD की, विच इज डाइफिनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होता है, इनमें एक क्लोराइड आयन होता है, इनमें क्या होता है, इनमें क्लोराइड आयन होता है। और इस क्लोराइड आयन की वजह से जब ये ह्यूमन सेल्स में जब जाता है, ठीक है, सेल में जाने के बाद क्या करता है ये, कि ये एक तरह से उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इनसाइड द सेल, और ये एक तरह से डिस्टर्ब कर देता है क्लोराइड इक्विलिब्रियम को, ठीक है। और जब क्लोराइड इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है, some endocytic pathways become more non-functional. As a result, the viruses fail to enter the cells and establish function. So, इसी क्लोराइड आयन की वजह से, इसके इंजेक्शन की वजह से, इसके इंजेक्शन ह्यूमन बॉडी में होने की वजह से जो वायरसेस हैं वो फर्दर मल्टीप्लाई होने में नासमर्थ होते हैं, ठीक है, वो आगे फर्दर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आपके, ठीक है। किस चीज की वजह से, वो है आपका क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन। देखते हैं, सेल एंटर्स इन DPUD which is diphenyl urea derivatives. It will take chloride ion. When the cell has chloride within it, it would create chlorine ion equilibrium. एक बार क्लोराइन आयन आने के बाद सेल विल क्रिएट अ क्लोराइन आयन इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद क्या होगा, देन द कैपेबिलिटी ऑफ वायरस टू इन्फेक्ट बिकम्स वेरी लो और नल, ठीक है।
सो टॉपिक क्या था? टॉपिक था हमारा सार्स CoV-2 का वायरस। ठीक है, टॉपिक ये था, न्यूज़ ये थी। हमने न्यूज़ में से हम लोग ने DPVD को निकाला, हमने क्लोराइड आयन को निकाला। सो द हिंदू का पेपर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं हमारे डेली द हिंदू के सेशंस में। ठीक है, सो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर को ऐसे पढ़ा कि जैसे कि हम लोग पेपर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे। इससे होगा क्या कि हम लोग को पता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना, और आप लोगों को ऐसे फिर फिल्टर करने में आसानी होगी कंटेंट्स को। ठीक है, चटपटे न्यूज़ बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं, मुझे पता है लेकिन हमें जो मेन टॉपिक है हमें उस पर फोकस करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। Alright, so by this we come to the end of our video। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड लेट्स यूज द कमेंट सेक्शन इन अ मोर इंटरेक्टिव वे। होता क्या है कि अगर आप लोग अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस देंगे सो मैं और मेरी टीम उस पर रिप्लाई भी करने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं कल आपके साथ। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।